हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हर्ष। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू डील विद दी रीजनिंग और वी कैन से डेट हाउ वी कैन प्रिपेयर फॉर दी एसएससी सीजीएल रीजनिंग। आज के हमारे रीजनिंग से जुड़े सारे सवालों को जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर जतिन महरोलिया। सो फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग पूरी वीडियो देखना ना भूलें। आइए चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। Yeah, thank you, Harsh. So my name is Jatin Merulia. I have completed my graduation in July 2021 in the field of software engineering and currently working as a software developer at one of the US-based MNC. So I have around 2 years of experience in the corporate world. सो जैसा आपने बताया कि 2021 में आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, तो उसके बाद आपने और कौन कौन से गवर्नमेंट एग्जाम्स दिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए हैं? सो मैं स्टार्टिंग से इतना इंक्लाइन था नहीं गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। मैंने सुना काफ़ी था गवर्नमेंट एग्जाम का, बट कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं भी ट्राई करूँगा। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स थे जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर से प्रिपेयर कर रहे थे यूपीएससी के लिए, एसएससी के लिए, तो उन्हें देख के थोड़ा मुझे लगा कि मैं भी ट्राई करता हूँ एग्ज़ाम के लिए। तो मैंने फिर उसके बाद एसबीआई क्लर्क एग्ज़ाम दिया, सेबी एग्ज़ाम दिया, एआईएटीसी एग्ज़ाम दिया, एसएससी सीजीएल 2021-22। तो मैंने अराउंड 5-6 एग्ज़ाम दिए विद माय वर्क, मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते करते मैंने वो सब एग्ज़ाम दिए। तो उसमें से कुछ आपके क्लियर्स हुए, मतलब ऐसा कुछ था कि आप ग्रेजुएशन के टाइम पे अपनी कुछ प्रिपरेशन कर रहे थे कि आप मुझे ये एग्ज़ाम्स देने में प्रिपरेशन करूं, या फिर विदाउट प्रिपरेशन आपने ये सब एग्ज़ाम्स दिए? नहीं, मैंने कहीं से कोचिंग नहीं ली, ना मैंने ग्रेजुएशन में अपना प्रिपेयर करा। सो लाइक फोर्थ ईयर में कॉलेज में कंपनीज आती है, तो मैं उसका ही प्रिपेयर कर रहा था, क्योंकि प्लेसमेंट मुझे स्टार्टिंग से प्लेसमेंट चाहिए थी, तो मैं उसका ही प्रिपेयर कर रहा था। तो मैंने ग्रेजुएशन के बाद मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था एसबीआई क्लर्क, जो कि क्लियर हो गया था, बट मैंने वो फिर ज्वाइन नहीं करा क्योंकि थोड़ा लगने लगा था कि हाँ भाई अब थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं। फिर मैंने एसबीआई पीओ दिया, उसमें मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया था, बट फिर मैं मेंस के लिए नहीं गया। फिर मैंने एआईएटीसी दिया, वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल एग्जाम, फिर वो क्लियर नहीं हुआ मेरा। फिर मैंने एसएससी सीजीएल 2021 दिया, अभी रिसेंटली एसएससी सीजीएल 22 हुआ था, वो दिया फिर मैंने। तो अभी रिसेंट में जैसे एसएससी सीजीएल 2022 की आंसर की आई है, उसमें रीजनिंग में आपके कितने मार्क्स थे? सो रीजनिंग लाइक मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट है आफ्टर मैथ्स। सो 2021 में मेरे 46 थे आउट ऑफ 50। तो लाइक मैंने 23 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे रीजनिंग में, एंड देन सारी करेक्ट थे 100% एक्यूरेसी के साथ, तो 46 आउट ऑफ 50 थे। एंड इन रिसेंट वाले में 2022 वाले में मैंने 24 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे आउट ऑफ 25। उसमें से मेरे 23 क्वेश्चन ठीक थे, तो मेरा स्कोर था 45.5 आउट ऑफ 50 इन 22। तो जैसा आपने बताया कि आप वर्किंग प्रोफेशन में थे, तो आपने प्रिपरेशन कैसे की? आपने कोचिंग ली या फिर विदाउट कोचिंग? सो लाइक मुझे इतनी नॉलेज थी नहीं टू बी ऑनेस्ट एसएससी सीजीएल की, तो मैंने सोचा था कि कोचिंग ले लेते हैं। तो लाइक 2021 का एग्ज़ाम अप्रैल में था, तो मैं फेब या मार्च में कोचिंग के लिए गया था, बट लक्ष्मी नगर में काफ़ी इंस्टीट्यूट्स एसएससी के लिए, तो मैंने वहाँ पे जाके थोड़ा पता करा था, बट सबने यही बोला कि लाइक इतना टाइम है नहीं कि हम प्रिपेयर कर पाए। तो फिर मैं भी इतना अपनी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के साथ साथ मैं अपने 10 बेट करा, लाइक मैं मॉक टेस्ट देता था। मैंने एक टेस्ट सीरीज खरीद ली थी कोई, फिर मैं उसके मॉक टेस्ट देता था। एंड देन रीजनिंग में तो प्रैक्टिस ही होती है जो होती है, बाकी थोड़ी बहुत ट्रिक्स होती है, वो यूट्यूब या गूगल करके मैंने कर लिया था। तो नहीं, मैं कोचिंग नहीं जाता था टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से, तो इसलिए मैं सेल्फ प्रिपेयर ही करा। तो क्या आप प्रेफर करते हो कि रीजनिंग के लिए स्पेशली कोचिंग लेनी चाहिए? सो लाइक ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर जैसे आप देखोगे तो गवर्नमेंट एग्जाम की कोचिंग काफ़ी कॉस्टली होती है, एंड देन लोग 3-4 साल तक कोचिंग लेते रहते हैं, तो टाइम भी काफ़ी लगता है, और स्पेशली कितनी दूर दूर से लोग दिल्ली में कोचिंग के लिए आते हैं। तो मैं पर्सनली ये सब चीज़ें प्रेफर नहीं करता, कोचिंग एंड ऑल। और स्पेशली रीजनिंग के लिए तो कोचिंग की बिल्कुल भी नीड नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। आप मॉक टेस्ट दीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसको एनालाइज कीजिए, और जितनी प्रैक्टिस हो सके उसकी प्रैक्टिस कीजिए। सिलेबस पता करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, उसको एनालाइज कीजिए, और यूट्यूब वगैरह से देख के पढ़िए, इतना सफिशियंट है रीजनिंग के लिए। बट एक अगर हम एज अ बिगिनर देखें तो एक बिगिनर कैसे प्रिपेयर करेगा रीजनिंग के लिए स्पेशली? क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ना कि 12th क्लासेस में या फिर 12th तक बेसिकली या फिर ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ाया जाता, तो एक बिगिनर कैसे प्रिपरेशन करेगा उसके लिए? सबसे इम्पोर्टेंट ये बिगिनर्स के लिए ही होता है, क्योंकि जैसे आपने बोला कि इज लाइक वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें कोई मैथ्स के फॉर्मूलाज नहीं है, इसमें कोई इंग्लिश के ग्रामर रूल्स हमें याद नहीं करने, हमें
करंट अफेयर्स नहीं याद करने, तो ये सबसे ईजी सब्जेक्ट है। और सबसे टफ ये इसलिए है क्योंकि हमने अभी तक कभी पढ़ा ही नहीं है, ना हमने 11th-12th में पढ़ा, ना हमने अपनी ग्रेजुएशन में करा। तो ये ईजी भी कह सकते हैं और इसे टफ भी कह सकते हैं। और ये टफ टू ईजी वाली जर्नी एक इंडिविजुअल के हाथ में है, वो कैसे प्रिपेयर कर रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो आप सिलेबस फाइंड आउट कर लीजिए। रीजनिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। तो मेरे अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, इसको स्टेप बाय स्टेप्स देखते हैं। तो आप सबसे पहले तो सिलेबस फाइंड आउट कर लो। सिलेबस फाइंड आउट करना भी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं रीजनिंग में, क्योंकि हम जब प्रैक्टिस करेंगे हमें समझ आने लग जाएगा कि क्या करना है। तो आप स्टार्ट करो, आप 4-5 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट दो। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो रीजनिंग के 4-5, बिना किसी प्रिपरेशन स्टार्ट करे, बिना कोई सिलेबस देखे आप अपना स्टार्ट कर दो। क्योंकि थोड़ी बहुत रीजनिंग सबको आती है, रीजनिंग में कुछ इतना खास नहीं होता, उसमें बस अल्फाबेट्स के नंबर ये करने हैं या सर्कुलर टेबल दे रखी, लोग ऐसे बैठे हुए हैं, तो उसमें कोई ऐसा है नहीं कि कोई अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा, उसको सब अटेम्प्ट कर लेंगे। आप बिना पढ़े 4-5 मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर के दे दो, फिर आप उसको एनालाइज करो। फिर जब आप उसको एनालाइज करोगे ना, तो आपको एक पैटर्न दिखेगा कि भाई मुझे अल्फाबेट्स आते हैं, मुझे ABCD अच्छे से आती है, बट मुझे ये नहीं पता था कि रीजनिंग में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। हम अल्फाबेट्स तो अपने फर्स्ट क्लास से पढ़ रहे हैं, बट रीजनिंग में ऐसा क्या रोल है अल्फाबेट्स का। तो जब आप रीजनिंग के मॉक्स आप देखोगे ना, तो आपको एक क्वेश्चन पता चल जाएगा कि हमें अल्फाबेट्स का ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपका मतलब एक क्वेश्चन पक्का हो गया। अगर आपको ABCD आती है तो मतलब आपका एक क्वेश्चन पक्का हो गया। तो आप ऐसी ऐसी कुछ कुछ चीजें देखोगे कि भाई क्वेश्चंस सिमिलर तरह के रिपीट हो रहे हैं। कहीं पे ABCD पूछ लिया तो कहीं पे नंबर्स पूछ लिए, कहीं पे स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो कहीं सर्कल से आ गया। और ये सब चीजें आपने पढ़ रखी है, बट आपको ये नहीं पता कि इन टॉपिक से रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये आपको जब समझ आएगा जब आप मॉक टेस्ट दोगे। अगर आप सिलेबस पढ़ोगे जाते ही, तो वहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट होता है, तो आप सीटिंग अरेंजमेंट से क्या समझोगे, आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा कि भाई सीटिंग अरेंजमेंट में पूछना क्या चाह रहा है। तो आप जब मॉक टेस्ट दोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करोगे 4-5, तब आपको समझ आएगा अच्छा भाई सीटिंग अरेंजमेंट का ये क्वेश्चन होता है, वो मुझसे हो नहीं रहा, हम एग्री कर रहे हैं, मुझे पढ़ा नहीं है, वो मतलब क्वेश्चन का एक हमें पैटर्न समझ आएगा, क्वेश्चन आते कैसे। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट ही रीजनिंग में ये है, क्योंकि उसमें हमें कुछ करना ही नहीं है, उसमें अपना माइंड हमें रिलैक्स हो गया अटेम्प्ट करना है, पर हमें ये पता चल जाएगा भाई हम किस तरह के क्वेश्चन SSC CGL में पूछे जाएंगे, और कोई भी एग्जाम ले लो आप उसमें पूछे जाएंगे। तो उसमें आपको पता चल जाएगा भाई सीटिंग अरेंजमेंट का ये क्वेश्चन होता है, तो मुझे अब सीटिंग अरेंजमेंट का ये क्वेश्चन करना है। तो आप प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट करो और उसमें आप देखो कि भाई मैं कौन कौन से क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा। और ये सब भी खैर बात की बात है, बट उसमें आपको ये पता चल जाएगा हाँ भाई इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ABCD पे क्वेश्चन हमेशा आएगा, 3-4 क्वेश्चन आएंगे, बट किस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो आपको जब पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लो। ये प्रीवियस ईयर मॉक कहाँ से लगाया, और एनालाइज का एक बहुत मेन रोल रहता है एग्जाम में, तो एनालाइज कैसे करें। मैं कोई बुक मैं ज़्यादा प्रेफर करता नहीं, मैं ऑनलाइन ही ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। मेनली 2 हैं, टेक्स्ट बुक एंड बायजूस ग्रेड अप। मैंने ये दोनों इन दोनों की टेस्ट सीरीज परचेज कर रखी थी। एक अड्डा 247 भी काफ़ी सही है। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन अगर कोई बिगनर्स है तो उसके लिए मैं टेक्स्ट बुक रिकमेंड करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी एक तो काफ़ी बजट फ्रेंडली है, तो 300-400 रुपये में मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। मतलब मुझे अभी प्राइस नहीं ध्यान, बट एज कम्पेयर टू अदर वो काफ़ी बजट फ्रेंडली है। और दूसरा उनका जो लेवल है वो इजी है, बिगनर्स लेवल्स के लिए ही है। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि भाई उस लेवल के ही मॉक टेस्ट आपको, उस लेवल का ही एग्जाम आपको SSC में मिलेगा, बट आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप इजी से स्टार्ट करो। तो मैंने पहले टेक्स्ट बुक से स्टार्ट किया, फिर जब मेरे टेक्स्ट बुक के सारे मॉक्स खत्म हो गए तो मैंने बायजूस ग्रेड अप पे स्विच कर लिया था। टेक्स्ट बुक के मॉक्स मेरे अकॉर्डिंग आपको स्टार्ट करने चाहिए, और वहाँ पे लाइव टेस्ट भी चलते हैं, लाइव क्विजेस भी चलते हैं। सिमिलरली अड्डा 247 पे आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है, आप रोज के क्विज दो, उनको एनालाइज करो। तो बेसिकली कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए आपकी प्रिपरेशन में। एनालाइज के बारे में आप थोड़ा बताइए डिटेल में। मॉक एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे आप रीजनिंग की बात करो, चाहे मैथ, चाहे GK, चाहे इंग्लिश। तो रीजनिंग थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको वहीं से प्रैक्टिस करनी है जो करनी है। मेरे अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए एक स्टूडेंट को कि आप मॉक टेस्ट दो। आप अपना वहाँ पे टाइम कंस्ट्रेंट्स ऑब्वियसली होते ही हैं, आप सिर्फ रीजनिंग का मॉक टेस्ट दो, उसमें 25 क्वेश्चन होंगे, आप मॉक टेस्ट दो। देन आप 3 कॉलम्स बनाओ। जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो आप 3 तरह के क्वेश्चन एनकाउंटर करोगे। एक तो क्वेश्चन होगा कि भाई वो
क्वेश्चन आपका हो गया, मतलब जैसे हर एक क्वेश्चन करने का एक टाइम लिमिट होती है, जैसे मान लो 25 क्वेश्चन है और आपको 25 मिनट्स आपको दिए हैं कि आपको 25 मिनट्स के अंदर 25 रीजनिंग के क्वेश्चन करने हैं। तो लेवल इससे रफली ये आगे कि भाई 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन करना है, तो आप 3 कॉलम बनाओ कि 1 मिनट के अंदर मैं एक क्वेश्चन कर पाया या नहीं कर पाया। सेकंड टेबल होगा कि भाई मैं क्वेश्चन सॉल्व कर तो रहा हूँ बट ना वो टाइम ज्यादा ले रहे हैं। और थर्ड हो गया कि भाई ये कॉन्सेप्ट मैंने अभी तक पढ़ा ही नहीं है, मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ। तो जनरली 3 हो गए कि मैंने टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर अंदर मैंने अपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। सेकंड कि मैं सॉल्व तो कर दिया बट मैं टाइम के अंदर नहीं कर पाया, मैंने टाइम ज्यादा ले लिया। और थर्ड हो गया कि भाई मुझे आता ही नहीं था ये। तो इस तरह से आप अपने 25 क्वेश्चन को डिवाइड करो। अब उसको आगे कैसे प्रोसीड करना है, अब आपके पास आपको पता चल गया भाई ये क्वेश्चंस मैं कर पा रहा हूँ, ये क्वेश्चंस मैं कर पा रहा हूँ बट टाइम ज्यादा लग रहा है, और ये क्वेश्चंस मैं कर ही नहीं पा रहा। तो जो क्वेश्चंस मैं कर पा रहा हूँ उसका तो अब कोई रोल ही नहीं है, भाई ये मुझे अच्छे से आता है, मैंने इतने सारे मॉक्स दे दिए और मैं मतलब मैंने 4-5 मॉक्स दे दिए और मैं इसको कर पा रहा हूँ टाइम के अंदर अंदर। अब सेकंड आ जाता है भाई मैं कर तो रहा हूँ बट टाइम ज्यादा लग रहा है। तो अब इसकी 2 रीजन हो सकते हैं, या तो आपने प्रैक्टिस नहीं करी इन क्वेश्चंस की, या फिर इन क्वेश्चंस की कोई ट्रिक्स है कि ये इजीली सॉल्व हो सकते हैं बट इसके आपको ट्रिक लर्न करनी पड़ेगी। तो वो ट्रिक आप गूगल कर सकते हो, यूट्यूब कर सकते हो, लाइक उस टॉपिक को आप गूगल करो, आपको पता चल जाएगा। आप कोई भी यूट्यूब चैनल देख सकते हो, सारे टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, बस इंडिविजुअल चॉइस है कि आपको किसका समझ आता है। तो इसमें ये है कि भाई मैं सॉल्व करा बट मैं टाइम से नहीं कर पाया क्योंकि मुझे ट्रिक्स नहीं आती थी। तो वो ट्रिक्स आप सीखो बाद में, पर पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, फिर आप ट्रिक्स सीखो। एंड देन थर्ड वाला तो था कि भाई मुझे टॉपिक आता ही नहीं है तो इसलिए मैं कर ही नहीं पा रहा, तो उस टॉपिक को आप पढ़ो। और सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं कि भाई इसकी मैं डायरेक्ट जाके ट्रिक सीख लेता हूँ मैं कर लूंगा, वो फिर आप कॉन्सेप्ट आप भूल जाओगे। तो इसलिए जो थर्ड वाली कैटेगरी थी हमारी जिसमें कि भाई मैं क्वेश्चन कर ही नहीं पा रहा, उसको आप जाके पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो, गूगल से पढ़ो या किसी से हेल्प लेके पढ़ो, देन उसको दोबारा वो करो, अटेम्प्ट करो। तो बेसिकली मतलब ट्रिक्स पे डिपेंड ना होके कॉन्सेप्ट भी समझने बहुत जरूरी है। हाँ, सो अब ये एक जनरल चीज है, लाइक ये सिर्फ रीजनिंग के लिए नहीं है, बाकी चीजों के लिए भी है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आपके बेस कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अगर आप एक बार को एग्जाम में ट्रिक्स भूल जाओगे तो आप बैठ के ट्रिक्स बना सकते हो खुद से, बट उसके लिए आपके बेस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। सो ट्रिक्स इंपॉर्टेंट है पेपर जल्दी अटेम्प्ट करने के लिए, बट बेस कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि आप पेपर को अटेम्प्ट तो करो। तो आप ट्रिक्स चांसेस है कि आप ट्रिक्स भूल जाओगे, बट आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो वो कहीं ना कहीं कवर हो जाएंगे। तो आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके बाद ट्रिक्स प्रोसीड करो। तो जैसे एग्जाम जो है बेसिकली टायर 1 में 4 सेक्शन में डिवाइड होता है, तो उसको हम एग्जाम को बेसिकली कैसे अटेम्प्ट करें? रीजनिंग को फर्स्ट अटेम्प्ट करें, एंड में अटेम्प्ट करें, कैसे अटेम्प्ट करें मतलब कि? या सो टायर 1 या जैसे आपने बोला टायर 1 4 सेक्शन में डिवाइड होता है, रीजनिंग, जीके, मैथ एंड इंग्लिश। तो जब आप जाके वहां जाके आप बैठोगे, आप लॉग इन करोगे तो सबसे पहले ही रीजनिंग ओपन हो जाता है, देन उसमें सेकंड नंबर पे जीके होता है, देन मैथ होता है, देन इंग्लिश होता है। सो मेरे अकॉर्डिंग जो रीजनिंग और मैथ है वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, एंड ये स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट भी होते हैं काफी लोगों को और वीकेस्ट भी होते हैं। मेरे ये स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट थे, तो मैं चॉइस होती थी मेरे पास कि भाई मैं रीजनिंग अटेम्प्ट करूँ कि मैथ अटेम्प्ट करूँ। सो मेरी पर्सनल प्रेफरेंस होती है कि जो टाइम ज्यादा लग रहा है वो आप पहले कर लो। तो मैं क्या करता था, मैं मैथ को सबसे पहले अटेम्प्ट करता हूँ, उसके बाद मैं रीजनिंग अटेम्प्ट करता हूँ। ये सब लाइक पर्सनल प्रेफरेंसेज है कि भाई जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है आप वो सबसे पहले करो। कितने लोग होते हैं जो इंग्लिश अटेम्प्ट करते हैं कि भाई मुझे मैं 5-10 मिनट में अपना इंग्लिश खत्म कर दूंगा, देन बाकी के मैं 40-45 मिनट बैठ के अपना रीजनिंग मैथ करता रहूंगा। तो बेसिकली अपने अपने कॉन्फिडेंस लेवल पे, हाँ, जिसमें आपको लाइक जब आप जाते हो आपके पास 2 चॉइस आ गया, तो भाई मैं टफेस्ट चूज करूँ या इजिएस्ट, तो मेरे अकॉर्डिंग इजिएस्ट होना चाहिए। टफेस्ट इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर कहीं आप फंस गए तो आपका मोटिवेशन काफी कॉन्फिडेंस आपका डाउन हो जाएगा और आप नहीं कर पाओगे। तो जाते ही आप अपना इजिएस्ट चूज करो, लाइक मेरे अकॉर्डिंग तो आपको रीजनिंग या मैथ में से कोई अटेम्प्ट करना चाहिए। तो एट द एंड आप हमारे सभी स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि प्रिपरेशन कैसे करें बेसिकली किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए? तो एक्चुअली क्या होता है कि ना सब एस्पिरेंट्स क्या करते हैं कि मैथ और इंग्लिश को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। मतलब अभी तक यही होता था कि भाई आपको अगर मैथ और इंग्लिश आती है तो आप एसएससी क्लियर कर सकते हो, क्योंकि जो हमारा टायर 2 होता था वो टोटली मैथ्स और इंग्लिश पे होता था। बट अब ऐसा नहीं है, अब क्या हो गया है कि पैटर्न पूरा चेंज हो चुका है। चाहे आप सीएचएसएल की बात करो, चाहे आप सीजीएल की बात करो, रीजनिंग जितनी इंपॉर्टेंट मैथ इंग्लिश एंड जीके है उतना ही इंपॉर्टेंट रीजनिंग है। और रीजनिंग
को तो हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि उसमें स्कोर करना इजी है। तो ये लगा लो आपके फ्री, ये तो नहीं कह सकते कि फ्री के मार्क्स है, बट अगर आपने थोड़ा, अगर आप 10 घंटे अगर मैथ पढ़ रहे हो और आप उसमें से 3-4 घंटे आप रीजनिंग को दे दो तो वो एडजस्ट हो जाता है। अब मैं ये नहीं कहता कि भाई 10 घंटे मैथ हो रहे, जस्ट रेशियो में बता रहा हूँ कि भाई जितना आप मैथ, जीके, इंग्लिश को दे रहे हो उसका आधा भी आप अगर रीजनिंग को दोगे तो आप अच्छे स्कोर कर लोगे। और सेकंड पॉइंट मेरा यही है भाई, पेशेंस रखो, क्योंकि एसएससी काफी टाइम लगा देती है पोस्टिंग्स में। लाइक मेरे काफी फ्रेंड्स हैं जो 2019 में क्लियर कर चुके हैं, उनका अब जाके वो पोस्ट हुए हैं एक्साइज इंस्पेक्टर इन भोपाल एंड ऑल। सो पेशेंस रखो और लाइक मेहनत तो बिना मेहनत के कुछ होगा ही नहीं, आपको मेहनत तो करनी है। अभी मेहनत कर लोगे तो जॉब लग जाएगी, नहीं तो फिर 3-4 साल बाद फिर मेहनत करके जॉब लगनी है, मतलब जॉब लग जाएगी, बट ये आपके ऊपर है कि कितनी जल्दी लगेगी। अभी मेहनत कर लोगे तो जल्दी लग जाएगी, नहीं तो फिर 3-4 साल ड्रॉप करो फिर जॉब लो। तो ये है, पेशेंस रखो और मेहनत करते रहो, और इतना टफ होता नहीं है, काफी लोगों का होता है, आप लोगों का। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। आपका कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए बने रहें हमारे साथ। थैंक यू।